हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आसाराम आईसी बोहित बरेली। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे जितने भी इशू हैं यूपी स्कॉलरशिप को लेकर वो सब आप इस वीडियो में देखेंगे। और ये वीडियो दोस्तों थोड़ी लेंथी होगी, लेकिन इसमें सभी इश्यूज आपकी आई होप जहाँ तक 99% सभी क्लियर हो जाएंगे। जितने भी डाउट होंगे बहुत थोड़ी सी लेंथी वीडियो हो जाएगी सभी कि यूपी स्कॉलरशिप की फॉर्म की लास्ट डेट प्री मैट्रिक की क्या है, पोस्ट मैट्रिक की क्या है, अटेंडेड परसेंटेज लेस देन मोर देन कितनी होना चाहिए, ठीक है, और मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स परसेंटेज कितनी होना चाहिए, किस स्टूडेंट की स्कॉलरशिप आती है, कितने का इनकम होना चाहिए, किसका इनकम सर्टिफिकेट लगा सकते हैं हम, क्या अपना खुद का लगा सकते हैं, अभिभावक का लगाएं, सभी कंडीशंस एंड रिप्लाई सब आपके इस वीडियो में होने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक बस देखें। ये मास्टर वीडियो एक प्रकार से कहें तो हम ये मास्टर वीडियो यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म ऑनलाइन करने से रिलेटेड। दोस्तों चलते हैं दोस्तों मेन पॉइंट पर, अपने जो मेन पॉइंट है अपना उस पर देखिए दोस्तों। और ये डिपार्ट के द्वारा भेजी गई दोस्तों, ये पीपीटी यानी कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा भेजी गई है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति योजना का प्रस्तुतिकरण आप अच्छे से देख पा रहे होंगे दोस्तों। नेक्स्ट सेकेंड, छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत नियम शर्तें, आय सीमा वरीयता श्रेणी यानी कि ये किनके लिए है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अनपिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, उनकी इनकम सर्टिफिकेट कितने का मैक्सिमम होना चाहिए, मिनिमम कितने का होना चाहिए, ठीक है, उससे रिलेटेड है। तो दोस्तों जो अभिभावक हैं वार्षिक आय दसमोत्तर कक्षा के लिए, दसमोत्तर यानी कि दोस्तों जो स्टूडेंट 11th एंड 12th में है उन्हें दसमोत्तर कहते हैं, ठीक है, वो स्टूडेंट की इनकम सर्टिफिकेट उनके पिताजी का या अभिभावक का, पेरेंट्स का, जिनका लगाना चाह रहे हैं वो, उनका इनकम सर्टिफिकेट अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लिए 2.5 लाख का होना चाहिए। 2.5 लाख प्लस है तो स्कॉलरशिप लेने से आप एलिजिबल नहीं होंगे, आप पात्र नहीं होंगे स्कॉलरशिप लेने के। नेक्स्ट, अनपिछड़ा वर्ग एंड अल्पसंख्यक वर्ग, माइनॉरिटी वर्ग, ओबीसी एंड माइनॉरिटी डिपार्ट वालों के लिए दोस्तों 2 लाख का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके फादर या मदर या पेरेंट्स का, ठीक है। इसके अलावा की वार्षिक आय सीमा पूर्णदशम, ये दोस्तों ये था ओनली दसमोत्तर के लिए, 11th एंड 12th वालों के लिए, देखिए ये पूर्णदशम है। पूर्णदशम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, यानी कि ये 9-10 पूर्णदशम के अंतर्गत दोस्तों आता है 9-10। ये 9-10 के स्टूडेंट की कितनी इनकम होना चाहिए, कितनी, तो 2.50 यानी कि 2.5 लाख, जिनका इनकम सर्टिफिकेट इनके पेरेंट्स का या अभिभावक का, गार्जियंस का 2.5 लाख का इनकम सर्टिफिकेट है, वो एलिजिबल होंगे यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करने के लिए दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप दोस्तों आप इसमें देखेंगे छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत नियम शर्तें, मैनेजमेंट कोटा पाठ्यक्रमों का लेवल, तो सर्टिफिकेट लेवल स्नातक यानी कि जो कोई डिप्लोमा कर रहे हैं उनके लिए वो स्कॉलरशिप लेने के लिए एलिजिबल हैं। स्नातक यूजी या पीजी कर रहे हैं, ठीक है, स्नातक प्रश्न, ये सब कुछ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। फिलहाल यूपी स्कॉलरशिप में सभी जो भी डिप्लोमा कर रहे हैं या कोई कोर्स कर रहे हैं वो सब एलिजिबल होते हैं स्कॉलरशिप लेने के लिए दोस्तों। नेक्स्ट, छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत नियम शर्तें, न्यूनतम स्नातक योग्यता वाले पाठ्यक्रम कट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये यूजी एंड पीजी वालों के लिए दोस्तों, एंड फर्स्ट ईयर इंटर वालों के लिए यानी पोस्ट मैट्रिक वालों के लिए, एंड अदर देन पोस्ट मैट्रिक वालों के लिए। इससे पहले क्या रूल्स था, वे स्टूडेंट एलिजिबल होते थे यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करने के लिए या यूपी स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए जिनके प्रीवियस क्लास में परसेंटेज, मार्क्स परसेंटेज 60% हुआ करती थी या 60+ हुआ करती थी, वो एलिजिबल हुआ करते थे स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए। लेकिन आज के टाइम में वो कम कर दिया गया है, ठीक है, वो क्या कर दिया गया है 50%, यानी कि जो 11th 9th 10th में तो प्रीवियस क्लास अटेंडेड मार्क्स परसेंटेज कुछ नहीं होती है, उसमें कोई ऐसा नहीं है, उनकी सबकी स्कॉलरशिप आती है। लेकिन जो 11 और 12 कर रहे हैं पोस्ट मैट्रिक या अदर देन पोस्ट मैट्रिक कर रहे हैं, उन स्टूडेंट के लिए आज के टाइम में न्यूनतम परसेंट 50 कर दिया है। प्रीवियस क्लास में मार्क्स परसेंट 50 है तो आप एलिजिबल होंगे यूपी स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों।
लेकिन ये सामान्य यानी कि जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए दोस्तों 55% है, 5% ग्रो कर दिया है, प्लस कर दिया है। और सभी कैटेगरी के लिए 50% है, प्रीवियस क्लास मार्क परसेंट 50% है, तो वो स्कॉलरशिप लेने के पात्र होंगे, चाहे वो बीएड कर रहे हो, चाहे यूजी पीजी कुछ भी डिप्लोमा या कोर्स कर रहे हो। नेक्स्ट, जो सामान्य वर्ग के हैं उनकी 55% होना चाहिए दोस्तों। और मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए? 40। मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए? 40। ठीक है। नेक्स्ट, जब एज का पॉइंट आ गया तो मैं आपके लिए बता दे रहा हूं, उसमें प्री मैट्रिक में जो 9th 10th कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए एज क्या होना चाहिए? मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो जो 9th एंड 10th के स्टूडेंट हैं दोस्तों, जिनकी एज 12 प्लस, 12 या 12 प्लस एंड 18 से कम हो, सॉरी 18 से नहीं 22 से कम हो, वो स्टूडेंट यूपी स्कॉलरशिप लेने का लाभ लेने के पात्र होते हैं। नेक्स्ट, अब ये आया पॉइंट छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत नियम शर्तें। छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत नियम शर्तें क्या? उपस्थिति। अब उपस्थिति यानी अटेंडेंस, यानी कि आपके स्कूल में आपके कितनी % अटेंडेंस होना चाहिए कि आप यूपी स्कॉलरशिप का लाभ ले सकें। तो अटेंडेंस परसेंटेज मिनिमम यानी न्यूनतम उपस्थिति 75% है दोस्तों। यानी कि वो स्टूडेंट जिनकी अटेंडेंस परसेंटेज कॉलेज में 75% है या अधिक है, वो यूपी स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। लेस देन 75% है अटेंडेंस परसेंट, तो आप यूपी स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए एलिजिबल नहीं है, नहीं ले सकते हैं दोस्तों। ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, जो भी वीडियो कॉलेज वाले देख रहे हैं मैं उनको बताना चाह रहा हूं, यानी कि जो नोडल है या प्रिंसिपल जो फॉर्म को फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट लेवल से, वो ध्यान दें। आप लोग अटेंडेंस परसेंटेज फिलअप करते हैं स्टूडेंट का फॉर्म फॉरवर्ड करते टाइम, तो आप लेस देन 75 ना करें, मोर देन 75 करें, नहीं तो स्टूडेंट की स्कॉलरशिप नहीं आएगी दोस्तों। ओके। नेक्स्ट, ये अटेंडेंस परसेंटेज से रिलेटेड रहा। इसके बाद में हम देखेंगे दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट देखिए, आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, इशू आती हैं चैनल पे, कंटिन्यू आते हैं, व्हाट्सएप पे भी कमेंट आते हैं। आय प्रमाण पत्र किसका लगाया है? माता का या पिता का, या फिर खुद का आय प्रमाण पत्र लगा सकते हैं? नहीं दोस्तों, ये कभी गलती आप मत करना। आप खुद का इनकम सर्टिफिकेट, जिनका इनकम सर्टिफिकेट खुद का है, जो यूजी पीजी या बीएड वगैरह कर रहे हैं, वो खुद का इनकम सर्टिफिकेट कदापि ना लगाएं, नहीं तो आप स्कॉलरशिप लेने से वंचित हो जाएंगे, नहीं ले सकते हैं। तो किनका लगाएं? माता का या पिता का लगाएं। लेकिन वो स्टूडेंट जिनके माता या पिता नहीं है, वो किनका लगाएं? यानी कि जिनके पेरेंट्स नहीं है, यानी कि जो स्टूडेंट अनाथ हैं, वो स्टूडेंट किनका लगाएं? अभिभावक का लगाएं, यानी कि गार्जियंस का लगाएं, यानी कि पेरेंट्स का लगाएं। किनका लगाएं? अभिभावक के अंतर्गत कौन आता है? चाचा, चाची, ताऊ, ताई, भाई, बहन, ये सब गार्जियंस के अंतर्गत आते हैं। तो जो स्टूडेंट अनाथ हैं वो इनकम सर्टिफिकेट खुद का ना लगा के अपने गार्जियंस का लगाएं, ठीक है। लेकिन इनकम सर्टिफिकेट लगाने से पहले वो एक एफिडेविट तैयार करें जिसके नाम का आप लगा रहे हैं। उसमें आपको लिखना होगा कि मैं अनाथ हूँ, मेरे मम्मी पापा ना है, और इस प्रकार से आपको लिखना होगा। या अभ्यर्थी के माता पिता न होने के कारण, यानी कि अभ्यर्थी अनाथ होने के कारण, वह अपने अभिभावक जिनका नाम, उनका नाम दे दोगे, जो भी चाचा है उनका नाम का इनकम सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश योजना के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति का लाभ लेने के लिए लगा रहा है। इस प्रकार से आप एफिडेविट तैयार करें और सबमिट करके आप विद्यालय में फॉरवर्ड कर देंगे, आपका फॉर्म फॉरवर्ड हो जाएगा। ओके, आप देख पा रहे हैं आय प्रमाण पत्र स्वीकार्य है, छात्र के नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र अस्वीकार्य है। स्टूडेंट के नाम से इनकम सर्टिफिकेट इस अस्वीकार्य है, यानी कि एलिजिबल नहीं है। तो अब दोस्तों चलते हैं हमने नेक्स्ट पॉइंट पे। इनकम सर्टिफिकेट आपने समझ लिया। दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत समूहवार शुल्क प्रतिपूर्ति व छात्रवृत्ति की दरें आप ये देखेंगे। शुल्क प्रतिपूर्ति सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क देने की प्रावधान, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप अपने आप से समझ लेंगे, ठीक है। सामान्यवार अधिकतम शुल्क एंड अनुसूचित जाति सामान्य वर्ग या आवासीय दिवा छात्र।
अधिकतम शुल्क। कहने का मीन्स ये है, वह पॉइंट है दोस्तों, जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं तो हम मैक्सिमम शुल्क क्या फिलअप करें। तो इसमें ये कंडीशन दे रखी है, आप इससे ज़्यादा शुल्क ना करें। जो पीएचडी, बीटेक, एमफिल ये सब कोर्स कर रहे हैं, या फिर एमए, एमएससी, एमकॉम, एमएड कर रहे हैं, बीए, बीएससी या आईटीआई या 3 वर्षीय डिप्लोमा कर रहे हैं, या 11-12 कर रहे हैं, सामान्य वर्ग कितनी मैक्सिमम फीस भरें स्कॉलरशिप फॉर्म 10,000 से ज़्यादा ना भरें। अनुसूचित जाति, सामान्य, आवासीय और दिवा ये छात्रवृत्ति, ठीक है। ये आवासीय वाले 4,000 एंड दिवा छात्र वाले 2,500, ठीक है। दिवा जो हम भरते हैं रेगुलर, दिवा का मीन्स है रेगुलर, आवासीय यानी कि जो रह के पढ़ रहे हैं वो 4,000 एंड दिवा वाले ये 2,500। ये किन के लिए आगे दे रखा है, किन कोर्स के लिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी नहीं तो दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, पोर्टल इंटीग्रेशन, ई डिस्ट्रिक्ट, जाति निवास प्रमाण पत्र, लाइव सत्यापन। आप जो फॉर्म विद्यालय में सबमिट करेंगे दोस्तों, वो उस फॉर्म में आप क्या क्या सबमिट करेंगे, ई डिस्ट्रिक्ट द्वारा आय प्रमाण पत्र, जाति निवास समान प्रमाण पत्र, लाइव सत्यापन की प्रति एक अलग से आती है, वो आप निकाल के फॉर्म को आप विद्यालय में सबमिट करेंगे। डिजी लॉकर छात्र का व्यक्तिगत विवरण यथा नाम, पिता का नाम, जन्म, लिंग, फोटो, पता, फोटो स्केच की व्यवस्था सब कुछ हो। पीएफएमएस आधार बेस्ड छात्रों के खाते में डीबीटी के माध्यम से भुगतान जाता है। एनपीसीआई आधार सीडिंग स्टेटस का लाइव सत्यापन होता है, ठीक है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था एनपीसीआई मैपिंग क्या होता है, जिनका ट्रांजेक्शन रिजेक्ट हो रहा है बैंक की तरफ से, तो उन स्टूडेंट का ट्रांजेक्शन रिजेक्ट होता है बैंक की तरफ से जिनकी एनपीसीआई मैपिंग नहीं है। एनपीसीआई मैपिंग क्या है दोस्तों, एनपीसीआई मैपिंग का मीन्स ये है, जो आधार में आपका नंबर लिंक है वही नंबर आपके अकाउंट में होगा, तो आपके एनपीसीआई मैपिंग क्लियर हो गई, आप स्कॉलरशिप लेने के पात्र हैं, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा पीएफएमएस के द्वारा। यूडाई छात्रों का डेमोग्राफी ऑथेंटिकेशन होगा, बायोमेट्रिक होगा आपका, ठीक है, स्टूडेंट विद्यालय में, तब आप कहीं स्कॉलरशिप लेने के पात्र होंगे। आज फर्जी संस्थानों पर प्रतिबंध है, बैन है। सीबीएसई हाई स्कूल विवरण की जांच की जाएगी। जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, यूपी बोर्ड की स्कॉलरशिप लेते हैं दोस्तों, उनका फॉर्म सस्पेक्ट लिस्ट में आता है, तो हम लोग वी फॉरवर्ड उसका फॉर्म करते हैं लिखकर कि हाई स्कूल इन्होंने सीबीएसई बोर्ड से किया है। इस प्रकार से यूडीआईडी दिव्यांग छात्रों का ऑनलाइन सत्यापन होता है। जो दिव्यांग छात्र हैं उनकी स्कॉलरशिप ज़्यादा आती है दोस्तों। एनएसपी डुप्लीकेशन रोकने के लिए डी डुप्लीकेशन यूपी एएमयू, ये मतलब एक ये चीज़ ऐप एनएसपी अलग से वो किया गया। जो स्टूडेंट एनएसपी पे भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म कर रहे हैं, तो उनके लिए डुप्लीकेट रोकने के लिए इसके माध्यम से उन्हें पता चल जाता है डिपार्टमेंट वालों के लिए। यूपी एएमयू संस्कृत सीआईसी बोर्ड हाई स्कूल विवरण की जांच। जो यूपी एएमयू या संस्कृत आईसीएस बोर्ड से हाई स्कूल कर रहे हैं, तो उनका ये फॉर्म सस्पेक्टेड श्रेणी में आता है, तो उनको भी हम विद्यालय वाले फॉरवर्ड करते हैं दोबारा दिखाकर कि स्टूडेंट ने हाई स्कूल ये इस बोर्ड से किया है, इस आईसीएस या सीबीएसई बोर्ड से किया है। नेक्स्ट पॉइंट अब समझेंगे दोस्तों, 10 स्टेप प्रोसेस फ्लो चार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये 10 स्टेप प्रोसेस फ्लो चार्ट, यानी 10 स्टेप में आपकी स्कॉलरशिप आती है दोस्तों। वो कौन कौन से 10 स्टेप हैं, वो आप इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले तो स्कूल वालों के लिए पहला स्टेप मास्टर डाटा कॉलेज विश्वविद्यालय कल्याण अधिकारी के द्वारा लॉक करना, यानी कि हम लोग मास्टर डाटा लॉक करते हैं इंस्टीट्यूट वाले। जब तक हम इंस्टीट्यूट स्तर से मास्टर डाटा लॉक नहीं करते हैं, तब तक स्टूडेंट फॉर्म भर नहीं सकता दोस्तों। वो क्या करते हैं हम लोग इंस्टीट्यूट वाले, मास्टर डाटा में हम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फिलअप करते हैं, यानी कि बच्चों की संख्या फिलअप करते हैं, कितने टोटल बच्चे हैं, ठीक है, बॉयज़ कितने, गर्ल्स कितने, किस कैटेगरी में कितने बच्चे हैं, वो सब फिलअप करते हैं एंड अपने मान्यता प्रमाण पत्र वगैरह लॉगिन करते हैं उस पर पोर्टल पे, सब सबमिट करते हैं। तब कहीं बच्चा फॉर्म को भर सकता है, OTR करेगा। तो पहला नंबर स्टूडेंट के लिए OTR है, दूसरा नंबर पंजीकरण एवं फ्रीडशिप कार्ड है, तीसरा नंबर छात्रों द्वारा आवेदन होगा, चौथा नंबर बायोमेट्रिक होगी बच्चे की, स्कूल में जब आवेदन पत्र भर के ले जाएगा, ठीक है, तब स्कूल में बायोमेट्रिक होगी, अंगूठा लगेगा। नेक्स्ट पांचवा, विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों का सत्यापन होगा, पीएफएमएस द्वारा सत्यापन होगा, पीएफएमएस के द्वारा आपका स्कॉलरशिप आता है, ठीक है, तो यानी कि बैंक के द्वारा वेरीफाई होगा छठे नंबर पे। सातवें नंबर पर एनआईसी द्वारा डाटा परीक्षण होगा, एनआईसी साइट के द्वारा। इसके जनपदीय समिति द्वारा छात्रवृत्ति स्वीकृत निस्तारण। आठवें नंबर पे जिला लेवल से छात्रवृत्ति स्वीकृत कितने स्टूडेंट हैं एंड निस्तारण किया, निस्त्रीकरण किया जाता है।
और 9वें नंबर पे मांग की जाती है स्कॉलरशिप, कितने स्टूडेंट की फार्म एलिजिबल हैं, उन स्टूडेंट की स्कॉलरशिप की डिमांड की जाती है, किसके तरफ से, समाज कल्याण की तरफ से। इसके बाद में 10वां नंबर दोस्तों धनराशि अंतरण व भाषा को डाटा शेयर, ठीक है, यानी कि 10वें नंबर पे यानी कि आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 10 स्टेप में आपकी स्कॉलरशिप आती है दोस्तों। इसके बाद पूर्व दशम समय सारणी, अनुसूचित जाति जनजाति सामान्य वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग, इनके लिए आप स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं, ज़्यादा डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं। इस पे समय सारणी है आपकी, यानी कि किसकी कब से कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, चरण वाइज सब कुछ, ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, विद्यालय स्तर पर 1 जुलाई 25 से 5 अक्टूबर 2025 तक डाटा प्रोफाइल लॉग करना, ठीक है। इसके बाद में छात्रों के लिए आवेदन अवधि 2 जुलाई 25 से 30 अक्टूबर 2025 तक है। ये प्री मैट्रिक वालों के लिए दोस्तों, पूर्व दशम वालों के लिए है, और सभी कैटेगरी वालों के लिए, सामान्य, SC ST पिछड़ा वर्ग एंड माइनॉरिटी वालों के लिए, सबके लिए है। कब तक कर सकते हैं फॉर्म ऑनलाइन, 5 अक्टूबर 2025 तक आप फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। छात्रों के लिए आवेदन अवधि 2 जुलाई 25 से 30 अक्टूबर 2025 तक, जी हाँ, छात्र स्टूडेंट यानी 2 जुलाई 25 से 30 अक्टूबर तक फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। संस्था स्तर पर आवेदन अग्रसर यानी कि विद्यालय से यानी कि फॉरवर्ड आपका फॉर्म कब से कब तक हो सकता है, 3 जुलाई 25 से 6 नवंबर 2025 तक, 6 नवंबर तक आपका फॉर्म सेकेंड चरण वालों का होगा फॉरवर्ड। विद्यालय निरीक्षक के द्वारा प्रथम चरण ये है, द्वितीय चरण ये है, प्रथम चरण ये है, द्वितीय चरण ये है। ये जनपदीय समिति के द्वारा ये DIS के माध्यम से प्रथम चरण में जिनका स्कॉलरशिप फॉरवर्ड किया जाएगा उनकी डेट है दोस्तों 1 से 9 सितंबर। लेकिन अब ये प्रथम चरण की डेट बढ़ा दी गई है क्योंकि बहुत सारी डिवाइस गड़बड़ हो गई इंस्टीट्यूट वालों की, इसीलिए। तो अब प्रथम चरण की डेट जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया है 26 सितंबर कर दी गई है, ठीक। नेक्स्ट, भुगतान तिथि फर्स्ट चरण वालों की 2 अक्टूबर में आएगी दोस्तों। भुगतान तिथि यानी फर्स्ट चरण वालों की स्कॉलरशिप कब आएगी, 2 अक्टूबर को आ जाएगी। जिनका फार्म दोस्तों फर्स्ट चरण में विद्यालय स्तर से फॉरवर्ड हो गया है उनकी स्कॉलरशिप 2 अक्टूबर 2025 को आ जाएगी। एंड द्वितीय चरण वालों की स्कॉलरशिप 31 दिसंबर 2025 तक आ जाएगी। द्वितीय चरण वालों की दिसंबर में आ जाएगी। एंड बहुत सारे फॉर्म सस्पेक्टेड में रह जाते हैं, उनकी जनवरी फरवरी मार्च में आएगी। इसके बाद में हम देखेंगे दोस्तों 10वें नंबर पे चलने, टोटल 23 पेज हैं इसमें, वीडियो को अंत तक बस देखें। और आप डीपली जानकारी लेना चाह रहे हैं, सभी कैटेगरी की है, UG एंड PG सब की है ये। दसमोत्तर समय सारणी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, समझाएंगे बहुत टाइम लगेगा दोस्तों। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सब चरण वाइज है, कब से कब तक स्कॉलरशिप आपकी आ जाएगी। ये दसमोत्तर वालों के लिए है, ठीक। इसके बाद में हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं दोस्तों। दसमोत्तर समय सारणी, सामान्य वर्ग पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक, वो दूसरे वर्ग वालों के लिए थी, आप देख पाएंगे पिछली प्रीवियस करके वीडियो बैक करके, ठीक है। ये सामान्य वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग वालों के लिए दसमोत्तर सारणी, दसमोत्तर यानी कि जो इंटर या UG PG कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा। इसके बाद में दोस्तों चलते हैं हम शिक्षण संस्था स्तर पर मास्टर डाटा, ये UG PG वालों के लिए यानी कि ग्रेजुएशन लेवल या UG PG वाले लेवल के लिए है, यानी विश्वविद्यालय वालों के लिए। जो भी देख पा रहे हैं UG PG वाले, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो भी कॉलेज वाले देख रहे हैं दोबारा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट, वैलिडेशन, इसमें वैलिडेशन में क्या है क्या नहीं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चौदहवें पेज पे ये पूरा प्रोसेस है जो 10 स्टेप में हमने अभी समझा था। स्कॉलरशिप फॉर्म OTR करने से लेकर फॉर्म स्कॉलरशिप आने तक वो सब प्रोसेस है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। बहुत अच्छे चार्ट बना के समझाया गया है।
पंजीकरण फ्री सिप कार्ड, ये वही 10 स्टेप हैं दोस्तों जो मैंने आपके लिए अभी बताया था। वीडियो लेंथ हो जाएगी इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बोल रहा हूँ। संस्था स्तर पर कार्रवाई के मुख्य बिंदु, यानी कि जिन स्टूडेंट का फॉर्म, जो फर्जी स्टूडेंट है उनका फॉर्म फॉरवर्ड कर दिया गया है इंस्टीट्यूट लेवल से, उन पर कार्रवाई होगी। वो क्या कार्रवाई होगी वो सब कुछ आप देख पा रहे हैं। जो भी कॉलेज वाले हैं वीडियो को अंत तक बस देखें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका भी। विश्वविद्यालय स्तर पर कार्रवाई के मुख्य बिंदु, यानी कि जो यूजी पीजी वाले कॉलेज हैं उन कोई डुप्लीकेट फॉर्म को फॉरवर्ड कर रहे हैं तो उनके लिए कार्रवाई क्या होगी, सब आप स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं। 25-26 में अनिवार्य रूप से लागू कार्रवाई, अनिवार्य रूप से क्या क्या लागू कर दी गई है जो कार्रवाई, वो सब है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, बस 2-3 पेज रह गए हैं दोस्तों, वीडियो को अंत तक बस देखें। कोर्स अधूरा छोड़ने पर रजिस्ट्रेशन नंबर ब्लॉक करना, जो स्टूडेंट कोर्स अधूरा छोड़ देते हैं उनका रजिस्ट्रेशन नंबर ब्लॉक किया था और इनकी स्कॉलरशिप दोबारा सरकार के अकाउंट में भेजी जाती है, वो सब प्रोसेस है, आप स्कॉलरशिप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेवल बाईपास करना, बाईपास किन स्टूडेंट का फॉर्म होता है, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट, प्रस्तावित कार्रवाई क्या है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। 22वां नंबर, समाज कल्याण हेल्पलाइन कमांड सेंटर कल्याण साथी, समाज कल्याण का ये हेल्पलाइन नंबर है। आप कोई भी और भी जानकारी लेना चाह रहे हैं तो इस पर भी आप जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद, थैंक्स दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको जो भी जानकारी दी गई है, बहुत लेंथी वीडियो थी लेकिन मैंने शॉर्ट में जानकारी दी है, आप थोड़ा स्पीड कम करके आप इसे अच्छे से देखें, स्क्रीनशॉट लेते रहें, ठीक है, और डिटेल इसका अध्ययन करें तभी आप फॉर्म को ऑनलाइन करें, ठीक है। कोई भी इशू आ रही है आप स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप करने से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर मेन चैनल पे है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ होगा, आप उसके माध्यम से ही पूछ सकते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।